Students, myself Dr. Mahesh Kumar Paliwal, Assistant Professor in Chemistry. Today we will start with the next part of Basics of Spectroscopy. आज हम इसमें सबसे पहले सिलेक्शन रूल पढ़ते हैं। तो जैसा आप जानते हो सिलेक्शन रूल क्या होते हैं। सिलेक्शन रूल वे होते हैं जो हमें ये जानकारी देते हैं या ये बतलाते हैं कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से पर्टिकुलर क्वांटम नंबर्स में चेंज आते हैं, जिससे क्वांटम नंबर्स में परिवर्तन होने के कारण से एनर्जी चेंजेज आते हैं, जिससे हमारे को स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। मीन्स रूल्स दे गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर ट्रांजिशन which is occur by the absorption of particular energy, and in these transition different quantum numbers like J rotational quantum number, V vibrational quantum number and principal quantum number are changed. By this a molecular spectrum is obtained called selection rule. ये जो सिलेक्शन रूल होते हैं वे क्वांटम यांत्रिकी के नियमों की अनुपालना करते हैं, और इसके अनुसार ये है कि जो एनर्जी होती है वह क्वांटाइज्ड होती है, यानी कि उसके एनर्जी लेवल्स होते हैं, और ये क्वांटाइज्ड एनर्जी जो है वो क्वांटम नंबर्स के अनुसार अरेंज्ड होती है, और इन क्वांटम एनर्जी लेवल्स की जो वैल्यू होती है वो हम श्रोडिंगर इक्वेशन के से प्राप्त कर सकते हैं, या श्रोडिंगर इक्वेशन के अलग अलग जो सॉल्यूशंस हैं उनसे हमारे को मिलते हैं। अब जो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जो ट्रांजिशन होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एक अलाउड ट्रांजिशन और दूसरा फॉरबिडन ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन वे होते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स की रूल्स को फॉलो करते हैं, और वे उनमें सिमेट्री तो चेंज होती है जबकि मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होती है, यानी कि सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन है, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन है, जबकि सिमेट्री यानी कि S to S और P to P और D to D ऑर्बिटल जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन नहीं होने चाहिए, इनमें सिमेट्री चेंज होनी चाहिए। मीन्स S to P ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन, P to D और D to P और S P to S, इस प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। जबकि फॉरबिडन ट्रांजिशन वे ट्रांजिशन होते हैं जिनमें सिमेट्री चेंज होती है, और वो जो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। सिमेट्री चेंज नहीं होने का मतलब ये हो गया कि S to S ट्रांजिशन होते हैं, P to P ट्रांजिशन होते हैं, D to D ट्रांजिशन होते हैं, जबकि मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जाती है, यानी कि सिंगलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजिशन होते हैं, ट्रिपलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन होते हैं। इस प्रकार के जो ट्रांजिशन होते हैं वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। जैसा आप जानते हो कि ISC जो होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में सिंगलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजिशन होता है। अब जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है उनको दो भागों में हम बांट सकते हैं, सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन और मल्टीप्लिसिटी फॉरबिडन ट्रांजिशन। सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन में सिमेट्री भी चेंज नहीं होती और मल्टीप्लिसिटी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन में सिमेट्री भी चेंज होती है और मल्टीप्लिसिटी भी चेंज होती है। इस प्रकार के जो ट्रांजिशंस होते हैं वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। अब उसके बाद अपन बात करते हैं आउटलाइन ऑफ एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आप जानते हो सबसे पहले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रेडिएंट सोर्स होता है, फिर स्लिट और लेंसेज होते हैं, उसके बाद सैंपल सेल और सॉल्वेंट होता है और सैंपल होता है, उसके बाद मोनोक्रोमेटर होता है, फिर फोटो डिटेक्टर या डिटेक्टर होता है, फिर एनालाइजर और एम्पलीफाइंग सिस्टम होता है, और उसके बाद एक रिकॉर्डर होता है। सोर्स वो होता है, हमें किसी पर्टिकुलर रीजन की लाइट अगर प्राप्त करनी है तो हमारे को पर्टिकुलर सोर्स की आवश्यकता होती है। जैसे अल्ट्रावायलेट रीजन में हमारे को हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैम्प चाहिए होता है, जबकि विजिबल रीजन में हमारे को टंगस्टन फिलामेंट चाहिए होता है। इंफ्रारेड रीजन में हमारे को ग्लोवर और नस्ट ग्लोवर की आवश्यकता होती है। ग्लोवर सिलिकॉन कार्बाइड की एक रोड होती है जिसके दोनों एंड्स जो हैं वो सिल्वर से कोटेड होते हैं, जबकि नस्ट ग्लोवर जो होता है वह एक हॉलो रोड होती है
जिसमें रेयर अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड भरे रहते हैं। दूसरा आता है सैंपल सेल और सैंपल ट्यूब। स्लिट और इससे पहले स्लिट और लेंसेज होते हैं जो कि लाइट को या रेडिएंट सोर्स से आने वाली लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजते हैं जो कि सैंपल सेल पे ही गिरे। सैंपल वो होता है जिस मॉलिक्यूल की हम स्ट्रक्चर ज्ञात करना चाहते हैं या जिसको अपन उसकी कैरेक्टराइजेशन करना चाहते हैं या उसके लक्षण ज्ञात करना चाहते हैं। सैंपल सेल जो होती है वह जिसमें सैंपल रखा जाता है और सॉल्वेंट जिसमें सैंपल घोला जाता है। सैंपल सेल और सैंपल ट्यूब जो होती है अल्ट्रावायलेट रीजन में क्वार्ट्ज की होती है, विजिबल रीजन में ग्लास की होती है, आई रीजन में एल्कली मेटल के हैलाइड्स होते हैं जैसे NaCl और KBr। सॉल्वेंट जो होता है अल्ट्रावायलेट विजिबल दोनों में 95% एथेनॉल काम में लिया जाता है और इसके अलावा वाटर और साइक्लोहेक्सेन भी काम में लिया जा सकता है। IR रीजन में KBr होता है। मोनोक्रोमेटर ये एक घूम सकने वाली प्रिज्म या ग्रेटिंग होती है जो कि उसी मटेरियल की बनी होती है जिसके सैंपल सेल या सैंपल ट्यूब बनी होती है। यानी कि विजिबल रीजन में अल्ट्रावायलेट में क्वार्ट्ज और विजिबल में ग्लास की, IR रीजन में एल्कली मेटल के हैलाइड्स की बनी होती है। डिटेक्टर जो होते हैं वो जो हमारे पास मोनोक्रोमेटर से जो रेडिएशंस आते हैं उनको डिटेक्ट करने, उनको कलेक्ट करने और उन रेडिएशन एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी कि हमारे को डिजिटली सिग्नल प्राप्त हो जाए। ये दो प्रकार के होते हैं। थर्मल डिटेक्टर जो कि लाइट की जो उसमें प्रभाव होता है उस पर काम करते हैं, उसका एग्जाम्पल है थर्मोकपल, थर्मोपाइल और बोलोमीटर। जबकि फोटो डिटेक्टर जो होते हैं वो प्रकाश के जो विकिरण होती है उसके प्रकाशीय भाग पर कार्य करते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, फोटो मल्टीप्लायर है। रिकॉर्डर होता है वो एक सिंपल चार्ट पेपर होता है और आजकल तो ये जो रिकॉर्डर है वो कंप्यूटर के साथ लगा हुआ प्रिंटर होता है जिसके ऊपर जो चमकीली सतह पर हमारे को काली रेखाएं प्राप्त होती हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है बोर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन। जैसा आपको पता है कि अप्रॉक्सीमेशन का मतलब होता है सन्निकटन। बोर्न ओपेनहीमर ने अपनी एक इक्वेशन दी जिसमें क्या होता है कि किसी मॉलिक्यूल की कुल ऊर्जा को एक्सप्रेस करने के लिए बोर्न इक्वेशन दी थी जिसमें कुल ऊर्जा जो होती है वो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी का सम होती है। जबकि इनका जो एनर्जी का ऑर्डर होता है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी का मान बहुत कम होता है, उससे ज़्यादा रोटेशनल का होता है, उससे वाइब्रेशन का होता है, उसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है। जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है वो लगभग 4% होती है और उसका मान जो होता है वो बहुत कम होता है और वो क्वांटाइज्ड भी नहीं होती है। तो फिर बोर्न ओपेनहीमर ने एक नई इक्वेशन दी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटाइज्ड एनर्जी को इंक्लूड करते हुए मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी को बताने के लिए इक्वेशन दी जिसे बोर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। और उसने कहा कि ई टोटल की वैल्यू जो होती है ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशन प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक के बराबर होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं वे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में बटे होते हैं और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में बटे रहते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का मान होता है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का मान होता है, उससे कम जो होता है वो वाइब्रेशनल एनर्जी का मान होता है और उससे कम जो यानी कि सबसे कम जो होता है वो रोटेशनल एनर्जी का मान होता है। एक रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज के लिए या रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है। जबकि वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो 0.1 इलेक्ट्रॉन होती है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में जो चेंज एनर्जी की जो आवश्यकता होती है वो 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। आप जानते हो ई रोटेशनल की वैल्यू होती है Bj/J+1 के बराबर होती है, जहाँ J जो है वो रोटेशनल क्वांटम नंबर है। जबकि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की वैल्यू होती है V+½
इंटू एच न्यू के बराबर होती है, जहाँ पर वी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होती है, जबकि ई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की बात एनर्जी की वैल्यू होती है वो -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। एन यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है। थैंक यू। नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।